आज हम कार्यशील पूंजी का प्रबंध इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को संचालित करने के लिए स्थायी संपत्तियों में पूंजी का विनियोग किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में पूंजी विनियोग के पश्चात व्यवसाय में उत्पादन को निरंतर चालू रखने के लिए कच्चे माल का स्टॉक, भावी मांग की पूर्ति के लिए निर्मित माल का स्टॉक, मजदूरी और कर्मचारियों को देने वाली वेतन और मजदूरी तथा बैंक के अंदर जो एक न्यूनतम कोष रखा जाता है उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इन सभी संपत्तियों को जो मैंने अभी बताई ऊपर चालू संपत्तियां कहलाती हैं। इनमें लगने वाली पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इस पूंजी का विनियोजन दीर्घकाल के लिए न होकर अल्पकाल के लिए होता है। शाब्दिक दृष्टि से तो देखें हम तो कार्यशील पूंजी दो शब्दों से बना है, कार्यशील तथा पूंजी। व्यवसाय में कार्यशील से आशय व्यापार के दिन प्रतिदिन के संचालन में पूंजी का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में संचारित होने से है, जबकि पूंजी से आशय व्यवसाय संपत्तियों के मौद्रिक मूल्य से है। इन संपत्तियों में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल की जाती हैं। तो इस प्रकार कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती हैं। कार्यशील पूंजी की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। एक तो है परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा और दूसरी है परिचालन चक्र अवधारणा। तो पहले हम परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा के बारे में बात करते हैं। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी किसी निश्चित समय पर संस्था की स्थिति को दर्शाती है और इसकी गणना निश्चित तिथि को बनाए गए चिट्ठे के आधार पर की जाती है। इस परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी दो प्रकार की होती है, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी संस्था की चालू संपत्तियों का योग जो है वो कहलाती है। चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जिन्हें एक अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कैश, बैंक बैलेंस, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, प्राप्त विपत्र, ऋण व अग्रिम, कच्ची सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, निर्मित अर्धनिर्मित माल आदि सम्मिलित किए जाते हैं। चालू संपत्तियों के योग को कार्यशील पूंजी माना जाता है। इस संबंध में कुछ तर्क दिए गए हैं। चालू संपत्तियों की पहला तर्क तो यह है कि चालू संपत्तियों की वित्त व्यवस्था चाहे वो दीर्घकालीन स्रोतों से की जाए या अल्पकालीन ऋण या लेनदारों से की जाए, इससे उनकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आती। दूसरा, समस्त चालू संपत्तियां व्यवसाय में काम आती हैं तथा लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती हैं, इसलिए इन्हें कार्यशील पूंजी मानना चाहिए। और तीसरा, जिस प्रकार स्थायी संपत्तियों को स्थिर पूंजी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार चालू संपत्तियों को कार्यशील पूंजी का प्रतीक माना जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से सकल कार्यशील पूंजी जो है वो चालू संपत्तियों का योग जो है वो सकल कार्यशील पूंजी है। इस अवधारणा के अनुसार दूसरे प्रकार की कार्यशील पूंजी है वो है शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य जो है वो शुद्ध कार्यशील पूंजी है। चालू दायित्वों से आशय बाहरी व्यक्तियों के उन दावों से है जिनका किसी भी एक लेखांकन वर्ष में भुगतान हेतु परिपक्व होने की संभावना होती है। इसमें लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, बकाया खर्चे, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शुद्ध कार्यशील पूंजी एक संस्था की चालू संपत्तियों का वह भाग है जिसका प्रबंध दीर्घकालीन कोषों से किया जाता है। कार्यशील पूंजी की इस अवधारणा के संबंध में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, जिस प्रकार हैं
कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य इस बात का प्रमाण है कि संस्था वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है। दूसरा, संस्था की वास्तविक वित्तीय स्थिति ज्ञात करने में यह विचारधारा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि केवल चालू संपत्तियों की मात्रा से ही अच्छी वित्तीय स्थिति नहीं मानी जाती जब तक कि इसकी चालू दायित्वों से तुलना न की जाए। और तीसरा तर्क इसमें यह दिया गया है कि अल्पकालीन ऋणदाताओं तथा विनियोजकों की दृष्टि से शुद्ध कार्यशील पूंजी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उसकी अधिकता इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये दो अवधारणाएं जो हैं, उसमें पहली अवधारणा के अंतर्गत परंपरागत चिट्ठा अवधारणा में सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी दो प्रकार की कार्यशील पूंजी मानी गई हैं। दूसरी है परिचालन चक्र अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य के रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह तरल भाग है जिसकी सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है। किसी उपक्रम में कितनी नकद राशि की आवश्यकता होगी वह उपक्रम के परिचालन चक्र की अवधि एवं परिचालन व्ययों पर निर्भर करता है। कच्ची सामग्री माल के क्रय से लेकर विक्रय की नकद में वसूली तक घटनाओं के क्रम को पूरा करने में जितनी अवधि या समय की आवश्यकता होती है वह परिचालन चक्र या कार्यशील पूंजी चक्र कहलाता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के प्रारंभ में चालू पूंजी नकद में होती है। इस नकद धन से कच्चा माल क्रय किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, जिसका विक्रय उधार में करने पर यह देनदारों अथवा प्राप्य विपत्रों में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय के बाद जब देनदारों अथवा प्राप्य विपत्रों से राशि वसूल होने पर नकद धन प्राप्त हो जाता है, जिसका पुनः कच्ची सामग्री में विनियोग कर लिया जाता है। इस प्रकार यह परिचालन चक्र चलता रहता है। इस चक्र के दौरान पूंजी का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप अर्थात नकद से कच्चा माल, फिर निर्मित माल, देनदार, फिर नकद, इसमें परिवर्तित होता रहता है, जैसा कि नीचे चार्ट के अंदर भी एक परिचालन चक्र दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से परिचालन चक्र अवधि की गणना परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि वसूल की समाप्ति तक की अवधि में सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करके की जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्यशील पूंजी की अवधारणा जिसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।